हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फोटो रिसेप्शन इन रॉड सेल। कैसे हम कोई एक ऑब्जेक्ट को कैसे हम विजन से और आई से देख सकते हैं। तो उसका जो हमारा जो आई का जो रेटिना में रॉड सेल है, तो रॉड सेल में कैसे सिग्नलिंग होता है और कैसे हम कोई ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसका सेल सिग्नलिंग कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया कि रोडोप्सिन फोटो रिसेप्शन इन रॉड सेल। तो जो आई का जो रेटिना है, वो रेटिना में एक सेल प्रेजेंट है जिसका नाम है रॉड सेल। रॉड सेल में रॉड सेल में एक क्रोमोफोर प्रेजेंट होता है और प्रोटीन पार्ट जिसका प्रोटीन का नाम है रोडोप्सिन प्रोटीन। जो रोडोप्सिन प्रोटीन है ये 7 मेम्ब्रेन डोमेन प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो रोडोप्सिन एक जीपीसीआर प्रोटीन है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और वो एक 7 मेम्ब्रेन डोमेन अल्फा हेलिसेस प्रोटीन है। तो रोडोप्सिन रॉड सेल है वो रॉड सेल में मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। रोडोप्सिन का 2 पार्ट है, 2 पार्ट में रोडोप्सिन डिवाइड है, एक है क्रोमोफोर पार्ट, एक है प्रोटीन पार्ट। तो रोडोप्सिन में 2 पार्ट है, क्रोमोफोर पार्ट और एक प्रोटीन पार्ट। जो क्रोमोफोर पार्ट है उसका नाम है 11 सिस रेटिनल और जो प्रोटीन पार्ट है उसका नाम है ऑप्सिन। तो जो क्रोमोफोर पार्ट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जब लाइट आएगा तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो यहाँ पर जो रोडोप्सिन है वो रॉड सेल में प्रेजेंट है। रोडोप्सिन एक जीपीसीआर प्रोटीन है जिसे कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। और रोडोप्सिन का 2 पार्ट है, एक तो क्रोमोफोर पार्ट है, एक है प्रोटीन पार्ट। जो क्रोमोफोर पार्ट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो क्रोमोफोर पार्ट जिसे हम कहते हैं 11 सिस रेटिनल। 11 सिस रेटिनल जो है लाइट को एब्जॉर्ब और प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है। अब फर्दर सिग्नलिंग होगा कि रोडोप्सिन कोई एक फर्दर जो प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करेगा, फिर से और एक प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। तो किस तरीके से रोडोप्सिन काम करता है रॉड सेल में, अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो रॉड सेल है, मैंने यहाँ पर रॉड सेल का जो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये रॉड सेल है, रॉड सेल का एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो रॉड सेल में कैसे सेल सिग्नलिंग चलता है, कैसे हमारा फोटो रिसेप्शन होता है, कोई चीज को हम कैसे देख सकते हैं, उस सिग्नलिंग को हम डिस्कस करेंगे। तो रॉड सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एक रिसेप्टर है जिसका नाम है रोडोप्सिन और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जब लाइट पड़ती है, जब लाइट यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब होता है जीपीसीआर में, मैंने बताया था कि रोडोप्सिन में जो क्रोमोफोर पार्ट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो रोडोप्सिन जो जीपीसीआर जो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जीपीसीआर रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है। जीपीसीआर रिसेप्टर फर्दर एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है ट्रांसड्यूसिन। ट्रांसड्यूसिन एक जी प्रोटीन है, हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन है जिसका 3 सबयूनिट्स है, अल्फा, बीटा और गामा। ट्रांसड्यूसिन एक हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन है, अल्फा, बीटा एंड गामा। जो जी अल्फा सबयूनिट्स है, ये जी अल्फा सबयूनिट्स जीडीपी के साथ बाउंड होकर रहता है। जब इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ट्रांसड्यूसिन, तो जी अल्फा के साथ जीडीपी बाउंड होकर रहता है। जब लाइट आया, रोडोप्सिन एक्टिवेशन हुआ, तो वो जी अल्फा जीडीपी रिप्लेस होकर यहाँ पर जी अल्फा जीडीपी हो जाता है। पहला जीडीपी था, लाइट एब्जॉर्ब हुआ, रोडोप्सिन रिसेप्टर एक्टिवेशन हुआ, तो जी अल्फा का जो सब यूनिट है वो जो जीडीपी था, जीडीपी रिप्लेस हो गया जीडीपी के साथ। तो यहाँ पर जो ट्रांसड्यूसिन है, ट्रांसड्यूसिन का जी अल्फा जीडीपी और बीटा गामा यहाँ पर डिसोसिएट हो गया। जी अल्फा जीडीपी और बीटा गामा जो है वो डिसोसिएट हो गया। जब जी अल्फा के साथ जीडीपी जुड़ा तो जी अल्फा जीडीपी और बीटा गामा डिसोसिएट हो गया। अब जी अल्फा जो जीडीपी है, जी अल्फा जीडीपी एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है सीजीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज। जो जी अल्फा जीडीपी है वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है सीजीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज। सीजीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज एक ऐसा एंजाइम है जो साइटोसोल में सीजीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट सीजीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज सीजीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता है। जब
अगर सीजीएमपी जीएमपी में कन्वर्ट होता है तो साइटोसोल में सीजीएमपी का लेवल ड्रॉप्स होता है और जीएमपी का लेवल बढ़ता है। सीजीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज जब सीजीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता है तो सीजीएमपी का लेवल ड्रॉप्स होता है और जीएमपी का लेवल बढ़ता है। अगर सीजीएमपी का लेवल साइटोसोल में ड्रॉप्स होगा और उसका कंसंट्रेशन अगर ड्रॉप्स होता है तो यहाँ पर मेम्ब्रेन में सीजीएमपी गेटेड सोडियम चैनल है। जो रॉड सेल के जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर सीजीएमपी गेटेड सोडियम चैनल है। अगर सीजीएमपी का लेवल ड्रॉप्स होता है तो यहाँ पर मेम्ब्रेन में जो सोडियम चैनल है इस सोडियम चैनल यहाँ पर क्लोज हो जाता है। अगर क्लोज मतलब यहाँ से सोडियम अंदर की तरफ अब नहीं आएगा, सेल के बाहर से रॉड सेल के अंदर सोडियम आयन एंटर नहीं कर पाएगा। अगर सोडियम का इनफ्लक्स ऑफ हो गया तो मेम्ब्रेन का डिपोलराइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ रोडोप्सिन बाय लाइट कॉज हाइपरपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, कि अगर रोडोप्सिन लाइट से एक्टिवेट होता है तो मेम्ब्रेन का हाइपरपोलराइजेशन होता है, डिपोलराइजेशन नहीं होता। सोडियम अगर अंदर नहीं आएगा तो सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर सोडियम अंदर नहीं आया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, और नेगेटिव चार्ज मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज रहता है तो हाइपरपोलराइजेशन स्टेट में रहता है। तो अगर लाइट से रोडोप्सिन एक्टिवेशन होता है तो मेम्ब्रेन का हाइपरपोलराइजेशन होता है। अगर हाइपरपोलराइजेशन होता है तब हम कोई चीज को ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइट ऑब्जर्व हुआ रोडोप्सिन में, जो क्रोमोफोर पार्ट है 11 सिस रेटिनल वो ट्रांसफॉर्म हो गया ऑल ट्रांस रेटिनल फॉर्म में। तब रोडोप्सिन एक ट्रांसड्यूसिन हेटेरोटाइमरिक जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है जी अल्फा बीटा गामा। जी अल्फा के साथ इनएक्टिव फॉर्म में जीडीपी बाउंड रहता है। जब रिसेप्टर एक्टिवेशन होता है तो जी अल्फा जीडीपी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जी अल्फा जीडीपी सीजीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज को एक्टिवेट करता है। सीजीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज जो साइटोसोल में सीजीएमपी है उसको कन्वर्ट करता है जीएमपी में। अगर सीजीएमपी का लेवल और कंसंट्रेशन साइटोसोल में डिक्रीज होता है तो मेम्ब्रेन में जो सोडियम चैनल है वो बाहर से सोडियम अंदर की तरफ नहीं आएगा। अगर बाहर से सोडियम अंदर की तरफ नहीं आएगा तो मेम्ब्रेन का हाइपरपोलराइजेशन होगा, तो मेम्ब्रेन का डिपोलराइजेशन नहीं होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा। अगर हाइपरपोलराइजेशन होता है तब हम कोई चीज को ऑब्जेक्ट को देख सकते। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सिग्नलिंग हमने डिस्कस किया रोडोप्सिन का, तो सोडियम चैनल क्या हुआ, रॉड सेल में जो सोडियम चैनल है वो क्लोज हो गया। फिर से वो जो सीजीएमपी के सोडियम चैनल है फिर से कैसे ओपन होगा वो हम डिस्कस करेंगे कि रिवर्ट मैकेनिज्म कैसे होता है, कि सोडियम चैनल फिर से ओपन कैसे होता है। तो यहाँ पर हमने देखा है सीजीएमपी का लेवल यहाँ पर ड्रॉप्स हुआ, सोडियम का इनफ्लक्स, सोडियम का यहाँ पर बाहर से सोडियम बाहर से आना यहाँ पर ऑफ हो गया, सोडियम अंदर की तरफ नहीं आ सकता। जब सीजीएमपी लेवल ड्रॉप्स हुआ सोडियम बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ सकता, नो सोडियम इनफ्लक्स। अगर सोडियम अंदर नहीं आ सकता तो यहाँ पर ऑल्सो कैल्शियम लेवल ड्रॉप्स। अगर सोडियम बाहर की तरफ से रॉड सेल के अंदर नहीं आ सकता तो साइमल्टेनियसली क्या होता है, कैल्शियम का जो लेवल है, कैल्शियम का लेवल भी साइटोसोल में कैल्शियम का लेवल भी ड्रॉप्स हो जाता है। तो कैल्शियम का लेवल भी, अगर सोडियम का लेवल यहाँ पर ड्रॉप होता है साइटोसोल में तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम का लेवल भी ड्रॉप्स होता है साइटोसोल में। अगर कैल्शियम का लेवल ड्रॉप्स होता है तो कैल्शियम सेंसिटिव जो प्रोटीन है जिसका नाम है कैल्मोड्यूलिन, कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन को एक्टिवेट करता है। कैल्मोड्यूलिन एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है गुआनाइल साइक्लेज। जब कैल्शियम का लेवल साइटोसोल में ड्रॉप्स होता है तो ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम एक्टिवेट करता है कैल्मोड्यूलिन जो एक कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन है। ये जो कैल्मोड्यूलिन है एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है गुआनाइल साइक्लेज। गुआनाइल साइक्लेज फिर से जीएमपी को किसे कन्वर्ट करता है, सीजीएमपी में। गुआनाइल साइक्लेज फिर से जीएमपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट करता है। जब साइटोसोल में सीजीएमपी का लेवल बढ़ेगा तब सोडियम चैनल फिर से ओपन होगा। जब गुआनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, गुआनाइल साइक्लेज जब जीएमपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट करेगा
और सीजीएमपी का लेवल जब साइटोसोल में बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तब फिर से जो सोडियम चैनल था फिर से ओपन होगा, सोडियम अंदर की तरफ आना शुरू होगा, कैल्शियम भी अंदर की तरफ आना शुरू होगा, जो हमारा रिवर्ट मैकेनिज्म में। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब रोडोप्सिन सिग्नलिंग का इनएक्टिवेशन होता है और जो ये जो मैकेनिज्म था फोटोरेस्पिरेशन रॉड सेल, ये जो स्टॉप होता है तो कैसे स्टॉप होता है। एक तो हमने डिस्कस किया कैल्शियम कैल्मोडिन कॉम्प्लेक्स जो गुआनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करके जीएमपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट करता है, और सीजीएमपी का लेवल अगर साइटोसोल में इंक्रीज होता है तो जो सोडियम चैनल है वो ओपन होता है और कैल्शियम भी बाहर से अंदर की तरफ रॉड सेल में आता है। यहाँ पर जो मैंने मैकेनिज्म ड्रॉ किया है, यहाँ पर जो जीपीसीआर जो रोडोप्सिन जो जीपीसीआर प्रोटीन है, यहाँ पर एक रोडोप्सिन स्पेसिफिक काइनेज है जिसका नाम है रोडोप्सिन सेरिन काइनेज। एक रोडोप्सिन स्पेसिफिक काइनेज होता है जिसका नाम है सेरिन काइनेज। ये जो काइनेज है, ये जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर में जो सेरिन रेसिड्यू है, इस सेरिन रेसिड्यू में यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन करवाता है। ये जो काइनेज है, ये रोडोप्सिन में जो सेरिन रेसिड्यू है वहाँ पर फॉस्फोरिलेशन करवाता है, यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन करवाता है रोडोप्सिन सेरिन काइनेज। अगर यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन हो गया तो यहाँ इस साइड में जहाँ पर फॉस्फोरिलेशन हुआ, इस साइड में एक प्रोटीन बाइंड होता है जिसका नाम है बीटा एरेस्टिन और एरेस्टिन। जब इस फॉस्फोरिलेशन साइट में बीटा एरेस्टिन बाइंड हुआ, तब ये बीटा एरेस्टिन क्या करता है, रोडोप्सिन का फर्दर एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। अगर रोडोप्सिन का एक्टिविटी इनहिबिट हुआ तो वो रोडोप्सिन क्या करेगा, ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेशन नहीं कर पाएगा। अगर बीटा एरेस्टिन रोडोप्सिन का एक्टिविटी को इनहिबिट करता है तो रोडोप्सिन आगे जाके ट्रांसड्यूसिन का एक्टिवेशन जो है वो एक्टिवेशन नहीं कर पाता, ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेशन नहीं हो पाता। तो ये तो एक मैकेनिज्म है कि यहाँ पर रोडोप्सिन सेरिन काइनेज प्रोटीन का जो सेरिन रेसिड्यू है वहाँ पर फॉस्फोरिलेशन किया, और जो फॉस्फोरिलेशन साइड में एक प्रोटीन बाइंड जिसका नाम है बीटा एरेस्टिन। बीटा एरेस्टिन रोडोप्सिन को इनहिबिट करता है। अगर रोडोप्सिन इनहिबिट हुआ तो ट्रांसड्यूसिन का इनहिबिट हो सकता है, यहाँ पर होगा। और जो यहाँ पर ट्रांसड्यूसिन मैंने प्रोटीन दिखाया है उसका मैंने बताया है, ट्रांसड्यूसिन एक हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन है, जी अल्फा बीटा गामा। तो जी अल्फा के साथ जीटीपी प्रेजेंट, जीटीपी बाउंड रहता है। एक्टिवेशन के बाद जी अल्फा के साथ जीटीपी बाइंड होकर रहता है। यहाँ पर जब मैकेनिज्म स्टॉप होता है और इनएक्टिवेशन होता है, तब एक प्रोटीन काम करता है जिसका नाम है आरजीएस, रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन, आरजीएस। ये जो आरजीएस प्रोटीन है, जो जी अल्फा के साथ जीटीपी बाइंड है, जी अल्फा के साथ जो जीटीपी बाइंड है, ये आरजीएस प्रोटीन क्या करता है, जी अल्फा का जीटीपी के हाइड्रोलाइज करके वहां पर जीटीपी को ऐड करता है। जीटीपी को हाइड्रोलाइज करके यहाँ पर जीटीपी को ट्रांसड्यूसिन में जो जी अल्फा है उसके साथ जीटीपी को ऐड करता है। जीटीपी को हाइड्रोलाइज करके कौन प्रोटीन, आरजीएस प्रोटीन। जब जी अल्फा के साथ और ट्रांसड्यूसिन के साथ जीटीपी ऐड होता है तब ट्रांसड्यूसिन इनएक्टिवेशन होता है, यहाँ पर मैकेनिज्म स्टॉप हो जाता है। तो मैंने फिर से बताता हूँ कि यहाँ पर जीपीसीआर जो रोडोप्सिन प्रोटीन है, ये काइनेज है। जब मैकेनिज्म स्टॉप होने की बात आती है तो रोडोप्सिन सेरिन काइनेज जीपीसीआर प्रोटीन में जो सेरिन रेसिड्यू है वहाँ पर फॉस्फोरिलेशन करवाता है। यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन करवाने के बाद यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन साइट में एक बीटा एरेस्टिन बाइंड होता है। बीटा एरेस्टिन बाइंड होने के बाद रोडोप्सिन का जो फर्दर एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाता है। अगर रोडोप्सिन काम करना नहीं पाएगा तो ट्रांसड्यूसिन भी एक्टिवेशन नहीं होगा। और रिसेप्टर जब एक्टिवेशन हुआ था तो जी अल्फा के साथ जीटीपी बाइंड हुआ था, जीटीपी बाइंड हुआ था। यहाँ पर जब आरजीएस प्रोटीन जी अल्फा जीटीपी को हाइड्रोलाइज करके जी अल्फा जीटीपी में कन्वर्ट करता है तो ट्रांसड्यूसिन का सिग्नलिंग स्टॉप हो जाता है, तो यहाँ पर फोटोरिसेप्शन इनएक्टिवेशन हो जाता है। तो ये है समरी कि फोटोरिसेप्शन इन रॉड सेल जो हमने जो हम समरी के तौर पे देख सकते हैं कि लाइट आया, कन्फर्मेशन चेंज इन रोडोप्सिन, पहला स्टेप हो गया कन्फर्मेशन चेंज इन रोडोप्सिन। सेकेंड स्टेप एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसड्यूसिन जो कि एक जी प्रोटीन, रोडोप्सिन एक जीपीसीआर प्रोटीन। एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसड्यूसिन के बाद एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टरेज, जो फॉस्फोडाइएस्टरेज सीजीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता है।
तो डिक्रीज इंटरसेलुलर सीजीएमपी। मैंने बताया था फॉस्फोडाइएस्टर एंजाइम क्या करता है, सीजीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता है। तो इंटरसेलुलर जो सीजीएमपी का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा। अगर सीजीएमपी का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ तो मैंने बताया था क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल, क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल। अगर सोडियम चैनल क्लोज हुआ तो क्या होगा, मेम्ब्रेन का हाइपरपोलराइजेशन। अगर मेम्ब्रेन का हाइपरपोलराइजेशन हुआ तो डिक्रीज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, डिक्रीज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अगर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा तो सेल सिग्नलिंग नहीं होगा और हम कोई चीज को देख नहीं सकते। तो फिर से डार्क स्टेट में आ गए। अब जब लाइट आएगा फिर से रोडोप्सिन, तो डिक्रीज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जब हुआ तो अब हम देख सकते हैं जब सीजीएमपी का लेवल, जब फॉस्फोडाइएस्टर इनएक्टिवेशन होगा, सीजीएमपी का लेवल फिर से साइटोसोल में बढ़ेगा। तो सीजीएमपी का लेवल साइटोसोल में बढ़ने से सोडियम अंदर की तरफ आएगा, कैल्शियम अंदर की तरफ आएगा, मेम्ब्रेन का डिपोलराइजेशन होगा। अगर मेम्ब्रेन का डिपोलराइजेशन हुआ तो फिर से सब इनएक्टिवेशन स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ पर जब मेम्ब्रेन का हाइपरपोलराइजेशन होता है, सोडियम चैनल का क्लोज होता है, इंटरसेलुलर सीजीएमपी का लेवल डिक्रीज होता है, तब भी हम कोई चीज को देख सकते हैं। अगर सीजीएमपी का लेवल बढ़ जाता है, सोडियम चैनल ओपन हो जाता है और मेम्ब्रेन का डिपोलराइजेशन हो जाता है, तब हम कोई चीज को देख नहीं सकते। फोटो रिसेप्शन में, रॉड सेल में जो फोटो रिसेप्शन का मैकेनिज्म है वो स्टॉप हो जाता है। तो मेम्ब्रेन का हाइपरपोलराइजेशन याद रखना है, क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल, इंटरसेलुलर सीजीएमपी लेवल का डिक्रीज होना, फॉस्फोडाइएस्टर के एक्टिवेशन होना। तो ये जो सिग्नलिंग है ये रॉड सेल में फोटो रिसेप्शन का हेल्प करता है। तो अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।